हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 29 जून को है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और 29 जून को साइंस यानी कि विज्ञान का आप लोगों का वीकली टेस्ट है। इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का 10 MCQ क्वेश्चन और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वीकली टेस्ट के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों का आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को याद करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है? कौन पदार्थ है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए स्नेह, दूसरा गंध, तीसरा घृणा, चौथा वायु। अब बताइए इसमें से कौन पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वायु। वायु पदार्थ है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, निम्न में कौन पदार्थ है? यहाँ पर कौन पदार्थ है बताना है। पहला गंध, दूसरा ठंडा, तीसरा प्रेम और चौथा ठंडा पेय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठंडा पेय आपका पदार्थ है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पदार्थ जिसका भार होता है और जिसमें घनत्व होता है, जो जगह घेरता है, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित रहता है? पहला घनत्व, दूसरा आकार, तीसरा आयतन और चौथा द्रव्यमान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, द्रव का आकार अनिश्चित रहता है। द्रव का आकार अनिश्चित रहता है, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप ले लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यहाँ पर आप लोगों को ठोस आंसर देना है। अधिकतम किस में होती है? गैस में। और सबसे कम किस में रहता है? ठोस में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? पहला ऑप्शन है विलयन, दूसरा तरल, तीसरा गैस, चौथा ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ठोस रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस में जल बर्फ बन जाता है और बर्फ ठोस है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। अगर हम लोग कप में चाय पियेंगे और प्लेट में चाय पियेंगे तो तापमान प्लेट में कैसा रहेगा? पहला ऑप्शन है अधिक रहेगा, दूसरा कम रहेगा, तीसरा बराबर रहेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम रहेगा। प्लेट का सरफेस एरिया देखें तो प्लेट का सरफेस एरिया बड़ा रहता है, जबकि कप का सरफेस एरिया बिल्कुल छोटा सा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग वाष्पीकरण करेंगे तो फिर प्लेट में जल्दी वाष्पीकरण होगा और कप में धीरे धीरे होगा। प्लेट में जल्दी वाष्पीकरण हो रहा है, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी कि तापमान कम रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 पर तो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 250 में क्या रहेगा? ठोस रहेगा, तरल रहेगा, गैस रहेगा या विलयन रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैसीय रहेगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है पानी, उबलेगा तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगा, तो गैसीय अवस्था में रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस है, गैस को हम लोग द्रव में परिवर्तित कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है गैसीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन, चौथा जमना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संघनन कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस है, मान के चलिए ये बर्फ है,
बर्फ है। अब बर्फ से हम लोग इसको गैस बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा जमना, तीसरा वाष्पन, चौथा ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऊर्ध्वपातन। नॉर्मल में क्या होता है, बर्फ रहता है, ये बर्फ है हमारा, पहले ये तरल बनेगा, जल बनेगा, जल के बाद ये बनेगा हमारा वाष्प। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट बर्फ से गैस, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, बताना है। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा कम, तीसरा अत्यधिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम होता है। गैस के बीच कणों का आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और बहुत कुछ काम कर पाते हैं। वही चीज़ अगर हम लोग पानी का बात करें तो पानी में उतना ज़्यादा मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कणों का आकर्षण बल गैस की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। उसके बाद ठोस का तो और ही ज़्यादा रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस को अगर हम लोग यानी कि गर्म करेंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, जल का क्वथनांक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बताना है जल का। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 273 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबलता है, यानी कि बॉइल होता है, यानी कि क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल का एक अणु H2O में हम लोगों को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताना है। पहला ऑप्शन है 1:16, दूसरा ऑप्शन है 1:8, तीसरा ऑप्शन है 8:1, चौथा ऑप्शन है 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1:8। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर देखिए, Na किस तत्व का संकेत है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोडियम का संकेत Na है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए H2 यानी कि यहाँ पर H कितना है, 2 है, H2 है। फिर देखिए S है, S कितना है यहाँ, 1 है। अब सबको यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं, ये पहला हो गया H, दूसरा H और ये तीसरा आपका S। ठीक है, ये S है, तीसरा S है, तो यहाँ पर टोटल 3 हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जितना भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताया है सभी को अच्छी तरीके से याद करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, स्विमिंग पूल में पानी रहता है, पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। देखिए पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर रहता है, लेकिन हवा से तो मजबूत रहता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसीलिए गोताखोर पानी को आसानी से अलग कर देता है, अर्थात पानी काट पाता है, यानी कि आगे चल पाता है, पानी में तैर पाता है, पानी के अंदर जा पाता है। गोताखोर द्वारा स्विमिंग पूल में पानी को काट पाना यह सिद्ध करता है कि पानी के कणों के बीच का बल कमजोर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2nd नंबर देखिए, पदार्थ के कण की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के
कण की क्या विशेषताएं होती है? तो इसका उत्तर देखिए, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीनों विशेषता को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो पाता है, ठंडा दूध या चाय जल्दी पी पाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेट का सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, जल्दी वाष्पीकरण होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कप का बस यहाँ से वाष्पीकरण होता है, ऊपर मुंह से छोटा सा जगह रहता है वाष्पीकरण का, तो धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 4 नंबर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, गर्मियों में हमें सूती और सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना अधिक सोखता है और सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा ऊष्मा का अधिक परावर्तक होता है, जिससे हम ठंडापन महसूस करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं जिसमें एक ही प्रकार का अणु और परमाणु रहेगा या एक ही प्रकार का कण रहेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम देना है। तो यहाँ पर देखिए, दही से मक्खन अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रण द्वारा हम लोग दही से मक्खन अलग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, समुद्री जल से नमक कैसे करेंगे? वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पीकृत कर देंगे तो समुद्री जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, ऊर्ध्वपातन द्वारा भी हम लोग पृथक कर सकते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखिए, अशुद्ध ठोस पदार्थों के नमूनों से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों से टेस्ट में सिर्फ 6 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में शुद्ध पदार्थ है? देखिए यहाँ पर बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम, ऑक्सीजन, पारा, ईंट, लकड़ी, हवा। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पर शुद्ध पदार्थ कौन सा है? बर्फ शुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम शुद्ध पदार्थ है, ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है और पारा शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब अशुद्ध है। मानकर चलिए गंगा का जल, इसको बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, गंगा का जल को। ये धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा का जल शुद्ध है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो गंगा का जल और जो दूध होता है ये सब अशुद्ध है, यानी कि इसमें मिलावटी है। जैसे दूध में प्रोटीन, विटामिन, फैट, बहुत सारा मिनरल रहता है, तो वो अशुद्ध हो गया। और वहीं पर हम लोग बात करें गंगा जल का, तो उसमें अगर बालू, एक छोटा सा बालू भी रह गया तो वो अशुद्ध है, और उतना मिही तो हम लोग साफ नहीं कर पाते हैं। उसमें थोड़ा सा भी मतलब हवा भी लग गया तो भी वो अशुद्ध ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर। देखिए, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की
पहचान करें। विलयन की पहचान करना है। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन विलयन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री जल तथा सोडा, यहाँ पर विलयन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए समांगी में पहला, समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन समान होता है। फिर देखिए विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा, यह प्रायः शुद्ध पदार्थों का बना होता है। फिर देखिए यहाँ पर यह प्रायः अशुद्ध पदार्थों का बना होता है। फिर वहीं पर समांगी मिश्रण में इसमें उपस्थित अवयवों को नहीं देखा जा सकता। फिर वहीं पर देखिए विषमांगी मिश्रण में इसमें उपस्थित अवयवों को देखा जा सकता है। फिर देखिए लास्ट, सभी विलयन एवं मिश्र धातु समांगी मिश्रण है, जैसे चीनी एवं जल का मिश्रण, नमक एवं जल का मिश्रण, पीतल, कांसा इत्यादि, ये सभी आपका समांगी मिश्रण है। फिर देखिए विषमांगी मिश्रण में विलयन एवं मिश्र धातु को छोड़कर लगभग सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं, जैसे बालू एवं लोहे की छिलन, नमक एवं दूध का मिश्रण, मिट्टी, दूध, स्याही इत्यादि विषमांगी मिश्रण है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और वीकली टेस्ट के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। देखिए ठोस में पहला, इसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। वहीं पर द्रव देखिए इसका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। फिर देखिए गैस में न तो आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर, इसे दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। वहीं पर देखिए द्रव, इसे हल्का दबाया जा सकता है। फिर देखिए गैस को इसे अधिक दबाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है। फिर द्रव का देखिए इसका घनत्व ठोस से कम होता है। गैस में देखिए इसका घनत्व अति निम्न होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, ये बहते नहीं हैं। ठोस बहते नहीं हैं, द्रव ये बहते हैं और गैस ये बहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर यहाँ पर जो अंतर मैंने बताया है 10 नंबर और 11 नंबर, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेस्ट से पहले और एक सेट जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा उसे जरूर देखिएगा, आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।